और यह सांगपो नदी यहाँ पर यू टर्न लेती है और यू टर्न लेते हुए इंडिया में प्रवेश करेगा। लेकिन अगर आएगा यू टर्न लेते हुए भारत में प्रवेश करता है किस राज्य से, तो कौन राज्य से प्रवेश कर रहा है? अरुणाचल प्रदेश से। यहीं पर एक दर्रा है, उस दर्रा का नाम क्या है? यांग याप दर्रा। इस दर्रा का नाम है यांग याप दर्रा। यांग याप दर्रा ना। अच्छा, अब अगर प्रश्न आता था कि सांगपो रिवर या फिर ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रा से भारत में प्रवेश कर रहा था, तो याद आ रहा है यांग याप दर्रा से। फिर आपको एक बात करना था कि शुरुआत में इसका नाम तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नहीं है, शुरुआत में इसका नाम क्या है? सांगपो। और सांगपो नदी का अर्थ, सांगपो का अर्थ होता है शुद्ध करने वाला। एक और बात बताए थे, यही सांगपो रिवर के किनारे स्थित है तिब्बत का राजधानी कौन जी? लहासा। तो कभी भी आएगा तिब्बत की राजधानी लहासा किस नदी के किनारे स्थित है? सांगपो नदी के किनारे। यह सांगपो आगे बढ़कर के यू टर्न लेकर के और अरुणाचल प्रदेश के नमचा बरुआ पर्वत चोटी से, जब भी पर्वत चोटी का नाम आएगा तो यहाँ पर एक पर्वत चोटी बनाना है, उसका नाम क्या था? नमचा बरुआ। नमचा बरुआ से अरुणाचल प्रदेश से यांग याप दर्रा से यह भारत में प्रवेश करेगा। और आपको हम बताए थे कि भारत में प्रवेश करने के बाद ये कंप्लीट इस प्रकार से असम में जब प्रवेश करता है तो शुरुआत में हालांकि अरुणाचल प्रदेश में इसको सांगपो नहीं कहेंगे, जब तक वह तिब्बत में है जब तक उसका नाम सांगपो है। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के साथ ही इसका नाम क्या हो गया था? दिहांग। इसका नाम याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश में इसे क्या कहा जाता है? हाँ, अरुणाचल प्रदेश से ही बायां तरफ से दो नदी आकर के मिलती है। एक नदी का नाम है दिबांग और एक नदी का नाम है लोहती, या कोई कोई किताब में लोहित भी देता है, तो लोहती लोहित एक ही है। एक नदी का नाम है क्या जी? दिबांग। एक नदी का नाम है लोहित। बाएं तरफ से ये दोनों नदी असम में एक क्षेत्र में आकर के मिलती है, उस क्षेत्र को हम लोग सदिया के नाम से जानते हैं। तो कभी भी आप लोग का बात आएगा कि दिबांग, इधर से दिहांग, इधर से लोहित, तो दिबांग दिहांग लोहित एक दूसरे को किस स्थान पर मिलता है, तो कहना है किस स्थान पर? सदिया। सदिया का संबंध किस स्टेट से है? असम से। अब कहना कि एक इंपॉर्टेंट बात और, यही सदिया से चूंकि ब्रह्मपुत्र नदी अब कहलाएगा, अब दिहांग नाम भी हट जाएगा और यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी, इसके पहले ब्रह्मपुत्र नदी जो भी बह रहा है तो यह पर्वतीय भाग में है, पहाड़ी भाग में है, लेकिन यहाँ से अब ब्रह्मपुत्र नदी मैदानी भाग में प्रवेश कर जाएगा। याद करो, गंगा नदी में बताए थे कि गंगा कहाँ से मैदानी भाग में प्रवेश करती है? हरिद्वार से। तो उसी प्रकार आपसे यहाँ भी आएगा, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से मैदानी भाग में प्रवेश करती है? कहना सदिया से ब्रह्मपुत्र नदी मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। क्लियर? अच्छा, यहाँ से ब्रह्मपुत्र का चौड़ाई घटेगा क्या और बढ़ जाएगा? हम बताए थे कि यहाँ से इसका चौड़ाई क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, क्योंकि दिहांग दिबांग लोहित सब के मिलने से इसका निर्माण हो रहा है। और हम बताए थे यही इसका चौड़ाई बढ़ जाने के कारण आगे में असम में ही यहाँ पर एक द्वीप का निर्माण करता है। उस द्वीप को हम लोग किस द्वीप के नाम से जानते हैं? माजली द्वीप। माजली द्वीप ना, तो ये ध्यान में रखना है। वह माजली द्वीप के बारे में बताए भी थे कि माजली द्वीप जो है वह विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप है। जब भी प्रश्न आप लोग को आए कि विश्व में सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप कौन सा है, तो याद रखिएगा कौन द्वीप? माजली द्वीप। वह माजली द्वीप कहाँ है? असम में। सबसे बड़ा बात यह कि यह यहाँ जब ब्रह्मपुत्र पहुँचता है तब माजली द्वीप के इधर किनारे से और इधर वाला किनारे से यह बह करके आगे की ओर बढ़ जाता है। और यहाँ से फिर से आप लोग को बताए थे, यहाँ से इस प्रकार बढ़ते हुए ई निकी मेघालय से इसको इस प्रकार से मुड़ना है। और यहाँ धुबरी एक क्षेत्र है रे, यह धुबरी से यहाँ पर याद रखना है, इसका नाम क्या है? धुबरी। और धुबरी के बाद वह आगे कहाँ? बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। जब वह बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? जमुना हो जाता है। इतना बात ध्यान में रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलता है? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से। ब्रह्मपुत्र नदी किस पर्वत श्रेणी से? कैलाश पर्वत श्रेणी से। ब्रह्मपुत्र नदी किस झील से निकलता है? मानसरोवर झील से। और तिब्बत में इसे क्या कहा जाता है? सांगपो। तिब्बत की राजधानी लहासा किस नदी किनारे? सांगपो। और यह भारत में यू टर्न लेते हुए भारत में नमचा बरुआ पर्वत चोटी अरुणाचल प्रदेश से यांगयाप दर्रा से प्रवेश करती है। क्लियर है? किस दर्रा से प्रवेश करता है? तो यांगयाप दर्रा। कौन सा स्टेट से प्रवेश करता है? तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा अगर दर्रा पूछेगा तो यांगयाप, लेकिन स्टेट पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश। लेकिन अगर यहाँ पर बोल देगा कौन सा पर्वत चोटी से भारत में प्रवेश करता है, तो वह चोटी हो जाएगा नमचा बरुआ। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? दिहांग कहा जाता है।
हमने बताया कि जब यह असम में पहुंचता है सदिया क्षेत्र में, तो यही दिहांग में बाईं तरफ से दो और नदी आकर के मिलती है, जिस नदी का नाम है दिबांग और लोहित। ये दोनों नदी यहाँ पर सदिया में आकर के मिल जाता है और सदिया से यह ब्रह्मपुत्र नदी मैदानी भाग में प्रवेश करता है। यहाँ से इसका चौड़ाई बढ़ा हुआ रहता है। आगे चल करके असम में ही एक द्वीप का निर्माण करता है, जिसे क्या कहते हैं, माजुली द्वीप। और यही माजुली द्वीप में हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया कि माजुली द्वीप जो है वह विश्व का सबसे बड़ा नदी निर्मित द्वीप है। लेकिन अगर कहेगा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप तो वह ग्रीनलैंड था, लेकिन वह नदी निर्मित नहीं था। यहाँ जो है ये नदी निर्मित सबसे बड़ा द्वीप है। और यहाँ से फिर हम बताए थे आगे जा करके, और यहाँ पर एक धुबरी है, धुबरी से वह इंडिया को छोड़ देता है और बांग्लादेश में प्रवेश करता है। जब वह बांग्लादेश में प्रवेश करता है तो उसका नाम जमुना हो जाता है। हम बताए थे आगे, उधर से जब हम गंगा को लाए थे गंगोत्री से बहा करके, बांग्लादेश के बाद वह पश्चिम बंगाल के बाद वह बांग्लादेश में ही आकर के प्रवेश किया था। तो उधर से गंगा किस नाम से आया था, पद्मा के नाम से ना, पद्मा जमुना को मिला करके तब आगे की ओर बढ़ जाएगा कौन, मेघना। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसके बाद सेकेंड राउंड इसका सहायक नदी को थोड़ा सा 5 मिनट और देख लेते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिए, इतना करने के बाद सहायक नदी भी इंपॉर्टेंट आप लोग का था। सहायक नदी में खास करके बायां सहायक नदी, दायां सहायक नदी, इस प्रकार से आप लोग को ठीक करना होगा। ध्यान दो, अभी हम लोग क्या कहें, इधर से सांगपुर निकलते हुए यू टर्न लेते हुए इस प्रकार से आती है और यहाँ पर आने के बाद फिर हम बताए थे किस क्षेत्र में, यहाँ पर सदिया में दिहांग मिल जाएगा। तो यहाँ से एक पॉइंट बनाना कि भैया यहाँ सदिया है, और यहाँ के बाद से फिर से निकालना तो एक द्वीप बनाना। उस द्वीप को हम लोग क्या कहेंगे, माजुली द्वीप कहेंगे। माजुली द्वीप के बाद तब आगे यहाँ पर क्या बनाना, धुबरी, तब इसको नीचे की ओर इस प्रकार से गिरा देना। यहाँ तक करने आएगा। अब इसको देखो, सहायक नदी माने इसमें कौन कौन सा नदी किधर से आकर के मिल रहा, वही सहायक नदी है। तो सबसे पहले तो वो शुरुआत में ही बता दिया कि बायां तरफ से अरुणाचल प्रदेश से ही दो नदी आकर के मिलती है, एक का नाम है दिबांग, एक का नाम है लोहित। याद रहेगा कि नहीं। तो ये खुद हो गया इधर अभी दिहांग है, और इसमें दो नदी आकर के मिली है, दिबांग और लोहित। तो ये ध्यान में रखना कि दिबांग और लोहित जो है ये ब्रह्मपुत्र का यानी दिहांग का दायां सहायक नदी की बायां, तो खुद नीचे की ओर बह रहा ना। जब इस पर तुम पेट के बल लेट के देखेगा तो अपने पता चलेगा कि दिबांग और लोहित ये दो है बायां तरफ से आकर के मिल रहा है, अतः ये बायां सहायक नदी है। अब ये जब आगे की ओर बढ़ेगा तो फिर हम बताए थे इधर से, इधर आप लोग का तिब्बत वाला क्षेत्र है ना, तो तिब्बत वाला क्षेत्र से इधर से एक नदी लाना और इसको कंप्लीट जो माजुली द्वीप देख रहा है वही माजुली द्वीप पर इसको ला करके मिला देना। तो इधर से तिब्बत से आने वाली और जो माजुली द्वीप के आसपास से जो नदी आकर के मिल रही है इसी का नाम है कौन श्री, सुवर्णश्री। याद रखना ये सुवर्णश्री। तो खुद देखो सुवर्णश्री जो है ब्रह्मपुत्र का दायां सहायक नदी है कि बायां सहायक नदी, तो लगेगा कि उधर से भैया मिल के आ रहा है, तो सुवर्णश्री दायां सहायक नदी है। यही माजुली द्वीप के आसपास यहाँ पर हम बताए थे नागालैंड से एक नदी निकलती है। नागालैंड से निकलने वाली नदी का नाम क्या था, हाँ, तो यहाँ से एक धनश्री था ना, और ये धनश्री भी उसी के पास माजुली द्वीप के पास ही जाकर के मिल जाता है। तो इधर से हो गया धनश्री और दायां तरफ से हो गया था सुवर्णश्री, जो मिलता है माजुली द्वीप के आसपास से, लेकिन दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। इसलिए सुवर्णश्री ब्रह्मपुत्र का दायां सहायक नदी है जो तिब्बत से निकलती है, धनश्री यह ब्रह्मपुत्र का बायां सहायक नदी है जो नागालैंड से निकलती है। इसके और आगे बढ़ते हैं तो आपको नाम लिए होंगे, ये चूंकि एरिया भूटान का है, इसमें थोड़ा सा इसको ऐसे कर देते हैं इस प्रकार से, तो यही वाला सिक्किम बनाए थे। तो अब देखो इधर से अंगूठा वाला जो सिक्किम है और यहाँ पर जो गैपिंग दिख रहा है ये भूटान है। तब भूटान से हम लोग दो नदी को निकाले थे, जिसमें एक का नाम क्या था, संकोशी। ये संकोशी रिवर इधर आकर के धुबरी के बाद धुबरी के पहले नहीं, संकोशी रिवर को लाना, तो इसको समानांतर एकदम सीधा लाना, और ये सीधा ला करके धुबरी के बाद यह ब्रह्मपुत्र में आकर के मिल जाती है। इस प्रकार से इस रिवर को हम लोग संकोशी रिवर कह रहे थे। तो आप बताओ संकोशी रिवर जो है वह ब्रह्मपुत्र का दायां सहायक नदी है कि बायां सहायक नदी है, दायां सहायक नदी है। उसी प्रकार एक और इधर से मानस रिवर भी भूटान से निकलती है, जो इस प्रकार से धुबरी के पहले यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। तो इस प्रकार से मानस भी ब्रह्मपुत्र का दायां सहायक नदी है। कितना नदी क्लियर है, संकोशी भूटान से निकल करके यहाँ पर धुबरी के बाद यह ब्रह्मपुत्र में आकर के मिलती है, अतः ब्रह्मपुत्र का यह संकोशी दायां सहायक नदी है। देखो संकोशी से एक प्रश्न और आता है, ये इस प्रकार से आकर के मिलता है रे कि इसके इधर कंप्लीट ये वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल माने
पश्चिम बंगाल, और इधर आप लोग का ये असम वाला एरिया है। तो प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी पश्चिम बंगाल और असम की सीमा रेखा का निर्धारण करता है। तो जब बात बोलेगा पश्चिम बंगाल और असम दोनों के बाउंड्री लाइन के काम, सीमा रेखा का काम कौन कर रहा है, संकोसी नदी। क्या ऐलान याद रहेगा। अब एक बात और बताए थे कि जो यहाँ पर सिक्किम देख रहे हो, सिक्किम में एक झील का नाम लिए थे, उसका नाम क्या था, चलामू झील ना। एक ग्लेशियर आया था, जेमू ग्लेशियर। तो चलामू झील, जेमू ग्लेशियर, वहां से भी एक रिवर निकलती है, और वह रिवर वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग कहाँ है, पश्चिम बंगाल में ना। तो याद रखना कि दार्जिलिंग के किनारे से, तो कभी कभी प्रश्न भी आएगा कि दार्जिलिंग के किनारे से यहाँ से निकलने एक नदी निकल रहा है सिक्किम से, खास करके चलामू झील से, जेमू ग्लेशियर से, और वह वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग के पास से होते हुए, और इस प्रकार से यह इसमें मिल जाता है ब्रह्मपुत्र नदी में। तो आप लोग को याद रखना कि इस रिवर का नाम क्या था, तीस्ता नदी। प्रश्न बनाएगा दार्जिलिंग किस नदी के किनारे स्थित है। तो खुद अनुमान लगा कि चूंकि तीस्ता उसी के किनारे से होकर के आया था, अतः दार्जिलिंग तीस्ता नदी किनारे है। तीस्ता रिवर कहाँ से निकलता है, चलामू झील से। कौन सा राज्य से निकल रहा है, सिक्किम से। और यह ब्रह्मपुत्र का बायां सहायक नदी है कि दायां सहायक नदी, तो दायां सहायक नदी है। एक रिवर और आप लोग को ठीक करना है, इधर से देख रहे हो मणिपुर है, मणिपुर से शुरुआत में यहाँ साथ रखना है बराक झील बताए थे। हालांकि एक बात और भी है कि बराक झील से जब यहाँ से निकलता है तो शुरुआत में नदी को भी बराक नदी ही कहते हैं, और यह बराक नदी इस प्रकार से निकलते हुए और यह त्रिपुरा से होते हुए ये इस प्रकार से आकर के मिल जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बराक झील से एक नदी निकलती है, मणिपुर में उसे बराक नदी ही कहते हैं। यहाँ पर एक घाटी से होकर गुजरता है जिसको हम लोग सुरमा घाटी कहते हैं। ध्यान दीजिए, यह नदी का नाम क्या है, बराक नदी, घाटी का नाम क्या है, सुरमा घाटी। तो यह बराक नदी सुरमा घाटी से होते हुए और यह इस प्रकार से बांग्लादेश में जाकर के और इसमें मतलब ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाता है। तो एक बताओ, बराक नदी को जब तक इधर है बराक है, लेकिन जैसे ही यह बांग्लादेश में जाता है तो इसी का नाम क्या है, मेघना है। और हम बताए थे रे कि उधर से गंगा आया था ना, लेकिन गंगा कौन नाम से आया था, पद्मा के नाम से आया था। अच्छा ये बात बताओ, इधर जब तक ब्रह्मपुत्र बह रहा है, ब्रह्मपुत्र है, लेकिन जैसे वह बांग्लादेश में आया है तब ब्रह्मपुत्र नहीं है, यहाँ उसका नाम क्या है, जमुना है। और आपको कहना होगा कि यह जमुना है, पहले उसमें पद्मा मिलता है, दोनों का संयुक्त धारा में इधर से मेघना आकर के मिलता है, तब से इसका कंप्लीट नाम जो है वह क्या हो जाता है, मेघना हो जाता है। तो इतना बात आप लोग को फिट रखना चाहिए। तो इसका कुल सहायक नदी एकदम क्लियर रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी का दायां सहायक नदी में कौन कौन आएगा, सुबनश्री, मानस, संकोसी, तीस्ता, ये सब उसका दायां सहायक नदी है। जबकि अगर बायां सहायक नदी का नाम ले लेगा तो दिबांग, लोहित, धनश्री, बराक, कौन कौन सा नदी कहाँ से निकल रहा है ये भी क्लियर रखना। दायां सहायक नदी में सुबनश्री तिब्बत से निकलता है, मानस भूटान से, संकोसी भूटान से, जबकि तीस्ता का अगर नाम लेंगे तो वह सिक्किम से। बायां सहायक नदी में दिबांग, लोहित, ये सब अरुणाचल प्रदेश से, जबकि धनश्री का नाम लेंगे नागालैंड से। और एक बराक है जो मणिपुर से निकल करके सुरमा घाटी से होते हुए मेघना के नाम से वह बांग्लादेश में जाना जाता है। और फिर जब वह मिल जाता है तो कंप्लीट रूप से पद्मा, जमुना, मेघना सब के संयुक्त धारा को हम लोग फिर से क्या कहते हैं, मेघना कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। चलो अब इसको हटा देते हैं, ध्यान दीजिए। अब इसके बाद से थोड़ा सा स्टेप को समझना स्टेप को समझने वाला बात क्या है। अब ऊपर वाला जो मेन रूप से आप लोग का नदी था, उत्तर वाला बात, खास करके गंगा, और एक आप लोग का सिंधु था, एक आपका ब्रह्मपुत्र था। तो इसके बाद हम प्रायद्वीपीय भारत वाला करेंगे। लोग अगर हम ऊपर वाला इस प्रकार से बात करें, है ना, थोड़ा सा सुन लीजिए, उसके बाद ठीक हो जाएगा। प्रायद्वीपीय वाला भारत वाला बाद में कर लेंगे।
देखो आप लोग को पता होगा अरावली पर्वत श्रेणी बताए थे। अरावली पर्वत श्रेणी में आप लोग बताया था खास करके वह राजस्थान वाला इलाका में है। तो एक नदी का नाम भी आ रहा है अरावली पर्वत श्रेणी, खास करके अजमेर वाला इलाका में। याद रखना कि अजमेर के पास अरावली पर्वत श्रेणी से एक नदी निकलती है और उस नदी में शुरुआत में चूंकि वह मीठा पानी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे वह प्रारंभिक चरण से आगे बढ़ता है तो उसका पानी लवणीय हो जाता है। लवणीय समझते हो, माने उसके पानी में भी खारापन आ जाता है और वह आगे चल करके अरावली पर्वत श्रेणी से निकलता है। शुरुआत में तो वह मीठा पानी ही निकलेगा, लेकिन आगे चल करके उसमें देखा गया, प्रकृति जब उसका मापा गया पानी का, तब पता चला कि उसका पानी में खारापन आ गया है, अर्थात वह लवणीय हो गया है। और यह आगे चल करके आपको दो तरह की इसमें खाड़ी है। गुजरात में ई वाला खाड़ी को क्या कहते हैं? कच्छ की खाड़ी। इसको क्या कहते हैं? कच्छ की खाड़ी। इसको क्या कहते हैं? खंभात की खाड़ी। ये नाम आप लोग को बताए थे। ये है कच्छ की खाड़ी, ये खंभात की खाड़ी, ये गुजरात वाला इलाका था। हमने कहा ये आगे बढ़ते बढ़ते और ये कंप्लीट ये खाड़ी में नहीं, खाड़ी से ऊपर मैदानी इलाका में ही। तो जब खाड़ी है तो कच्छ की खाड़ी, लेकिन उसके ऊपर वाला मैदानी इलाका उसको कच्छ का खाड़ी नहीं, कच्छ का रन कहेंगे। रन माने मैदान होता है, आप लोग को पता होगा कि रन जितना है, रन जितना माने मैदान जितना होता है। तो वैसे ही आप लोग इधर से याद रखना कि भैया अरावली पर्वत श्रेणी अजमेर के पास से एक नदी निकलती है। वह नदी शुरुआत में तो उसका पानी मीठा है, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ता है तो आगे जा करके उसका पानी लवणीय हो जाता है और वह आगे चल करके कच्छ के खाड़ी के पास, क्या कच्छ के खाड़ी में नहीं बल्कि कच्छ के खाड़ी के ऊपर ही मैदानी इलाका में, उसका नाम है कच्छ का रन। कच्छ के रन में पता नहीं चलता है किधर गया, इसलिए उसको कहते हैं कच्छ के रन में आकर के वह अंतर्निहित होता है। अंतर माने अंतरस्थलीय हो जाता है, विलीन हो जाता है। खास करके इसमें चूंकि यह लवणीय नदी है, तो लवणीय नदी होने के कारण इस नदी का नाम हम लोग क्या देते हैं? लूनी नदी देते हैं। तब आपसे देखो प्रश्न दो वैरायटी में पूछेगा कि लूनी नदी कहाँ से निकलती है, तो कौन पर्वत श्रेणी से? अरावली पर्वत श्रेणी से। लेकिन अगर जगह का नाम दे देगा कि लूनी कहाँ से निकलती है, तो अजमेर से, याद रहेगा। लेकिन एक और है कि कहाँ आकर के अंतर्निहित होती है, कहना कच्छ के खाड़ी में कि कच्छ के रन में, तो कच्छ का रन ध्यान रखना है। फिर से ध्यान से सुन लो, कहना अरावली पर्वत श्रेणी अजमेर के पास एक नदी निकलती है जो आगे जाकर के लवणीय हो जाती है। लवणीय हो जाने के कारण इस नदी को क्या कहा जाता है? लूनी कहा जाता है। और यहाँ से आगे आकर के गुजरात में कच्छ के रन में अंतर्निहित हो जाता है। क्या लूनी नदी याद रहेगा? अब इसको हटा देते, खास करके इसको बीच में जान के कर दिए। गंगा ब्रह्मपुत्र सिंधु पर देख लिया, तब बीच में लूनी वाला भी ठीक करना चाहिए। अब देखो यहाँ तुम लोग का प्रायद्वीपीय भारत वाला नदी तुम लोग का जब प्लेट इस प्रकार से ऐसे मोड़ देना, ये आप लोग का प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीपीय भारत समझ रहे हो? आप लोग का दक्षिण भारत वाला बात आ रहा है, तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है। इसमें देखो बारी बारी सब, अगर नाम भी याद हो गया इधर की ओर समझो बढ़िया है। देखो एक हम नदी पहले बना रहे हैं, इस नदी का नाम है ऐसारी, यहाँ से निकलता है और इस प्रकार से इसे मूव कर जाता है। अब ऐसे मूव करने का मतलब है कि यहाँ से आपको पता होगा गुजरात से होकर के, जब आप लोग का भौतिक भूगोल पढ़ा रहे थे तो उसमें एक रेखा था कर्क रेखा, जो गुजरात से होकर के गुजरा था। तो आपको कहना है कि यहाँ से जब हम लोग कर्क रेखा को गुजारेंगे तो यह एक ऐसा नदी है जो वही कर्क रेखा को एक बार नहीं रे, इसको कई बार कट करा, 2 बार। इसलिए याद रखना कि इस नदी को हम लोग कहते हैं माही नदी। क्वेश्चन इससे आता है, निम्नलिखित में से वह कौन सा नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार कट करता है? तो आपको अपने समझना चाहिए कि भैया ये जाते समय भी आते समय भी दोनों बारी कर्क रेखा को कट कर रहा है। इसलिए माही नदी कर्क रेखा को कितने बार? 2 बार काटती है। ऐसे देखो जब विश्व भूगोल तू पढ़ेगा ना तो उसमें 3 नाम आएगा। एलसीएम, एलसीएम जिसके में एल को क्या कहते हैं? लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो याद रहेगा। सी से कांगो नदी और एम से माही नदी, तीनों याद रखना रही। जब हम वहाँ भौतिक वाला भूगोल पढ़ा रहे थे तो ऐसा था कि बीच से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा ई विषुवत रेखा कहलाता है। इसके 23.5 डिग्री ऊपर से ई कर्क रेखा कहलाता है। इसके 23.5 डिग्री नीचे से ई मकर रेखा कहलाता है। यही था ना? तो बस यही सरिया लीजिए, LCM सरिया लो, बाकी आप लोग का क्लियर हो गया। प्रश्न क्या आएगा? मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी तो लिम्पोपो नदी। अगर आप लोग का आएगा विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो नदी, और अगर आएगा कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी तो वह क्या होगा? माही नदी। क्या 2 बार काटने वाला तीनों नदी का नाम याद हो जाएगा? बोलो फिर से। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी ई होगा लिम्पोपो नदी। यहाँ विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी
ई होगा कांगो नदी, और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी ई हो जाएगा माही नदी। तो हमको लगता है कि 2 बार काटने वाला नदी वाला जब प्रश्न आएगा तो ठीक ठाक हो जाएगा। खैर विश्व वाला बात अभी नहीं, अभी बस भारत वाला बात सोचो। अब एक बात और, यहाँ आप लोग का माही नदी हो गया, तो माही नदी वाला फिगर केवल आप लोग को क्लियर रखना है कि भैया यहाँ से एक इस प्रकार से नदी है और वह नदी फिर से ऐसा ही घूम जाता है। इस नदी का नाम क्या है? माही नदी है, ध्यान देना। अब ऊपर में फिर से इसी के बगल से गुजरात से यहाँ से एक नदी आता है ऊपर से रे, इस नदी को हम लोग कहते हैं साबरमती नदी। और साबरमती नदी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी के किनारे एक शहर स्थित है जिसको कहते हैं अहमदाबाद। आपसे प्रश्न कभी कभी पूछता है अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? सब ऑप्शन में देगा, माही देगा, साबरमती देगा, नर्मदा देगा, ताप्ती देगा। तो खुद अभी डिजाइन ठीक कर लो कि ऊपर से एक नदी लाए थे जो इधर आकर के और कंप्लीट यह खंभात की खाड़ी में आकर के मिलेगा, तो उस नदी को हम लोग साबरमती कह रहे हैं। और वही साबरमती नदी किनारे एक शहर, इसको क्या कह रहे हैं? अहमदाबाद कह रहे हैं। क्या ऊपर में 2 नदी क्लियर है? एक बात और समझिएगा, देखो याद होगा बीच में आप लोग का जब महादेव, मैकाल, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी बता रहे थे तब सबसे लास्ट में इधर वो मैकाल पर्वत श्रेणी था। मैकाल पर्वत श्रेणी से एक नदी निकलती है जी, और यह इस प्रकार से कंप्लीट जाकर के अरब सागर में भी गिरेगा। तो ध्यान रखिएगा मैकाल पर्वत श्रेणी, लेकिन वहाँ मैकाल में भी आता है कौन सा? चोटी। तो अमरकंटक की पहाड़ी या अमरकंटक के चोटी, यहाँ पर मैकाल पर्वत है और वह मैकाल पर्वत से एक पहाड़ी है, एक चोटी है जिसका नाम है अमरकंटक। यहाँ से 2 नदी निकलती है, एक नदी कंप्लीट पश्चिम की ओर और एक नदी कंप्लीट उत्तर की ओर। उत्तर की ओर बहने वाली नदी इसी का नाम क्या है? सोन। और आप लोग पढ़ा होगा यही सोन आगे जाकर के गंगा में मिलता है। कहाँ पर? दानापुर के पास, ये बताए थे। और इधर पश्चिम की ओर बहने वाली नदी इसी का नाम है नर्मदा। अब आप लोग से फिर देखो फिगर क्यों बना रहे हैं? क्योंकि प्रश्न घुमाएगा तो आप लोग का टच में आएगा। कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा स्थान से एक नदी पश्चिम की ओर बहती है और एक नदी उत्तर की ओर बहती है? तो खुद वो स्थान के बारे में सोचो कि भैया एक नदी पश्चिम की ओर, एक नदी उत्तर की ओर, वो स्थान था अमरकंटक। अमरकंटक बोलेगा या फिर बोलेगा कौन सा पर्वत श्रेणी? तो मैकाल पर्वत श्रेणी। अब यहाँ से देखो इस नदी को हम लोग नर्मदा कह रहे हैं, क्योंकि जितना नदी हम बहाएंगे सब ढलान इधर की ओर होने के कारण सब इधर की ओर बहेगा। फिर भी नर्मदा क्या है? यह भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने के कारण ये कंप्लीट इधर की ओर बह रहा है, माने पूरब से पश्चिम की ओर बह करके, और यह बंगाल के खाड़ी में नहीं गिर करके किस में गिरेगा? अरब सागर में गिरेगा। इसलिए इसका क्वेश्चन दुलरुआ थोड़ा सा है, इसलिए इसको थोड़ा डेट कर देते हैं। अब आएगा नर्मदा नदी से क्वेश्चन क्या कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो कहना अमरकंटक के पहाड़ी से। किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? तो आप लोग को कहना है मैकाल पर्वत श्रेणी से। एक बात और पूछेगा रे, नीचे अगर बोल देगा दक्षिण भारत में, वहां पर से ये वाला नदी ऐसा है जो पूरे भारत को उत्तर और दक्षिण के रूप में 2 भागों में बांटता है। तो अब आप लोग को आएगा उत्तर और दक्षिण के रूप में 2 भागों में विभाजित करने वाले या उत्तर और दक्षिण के रूप में सीमा रेखा का निर्धारण करने वाले निम्नलिखित में से कौन सा नदी है? तो आपको अपने ठीक करना कि भैया नर्मदा नदी के ऊपर उत्तर भारत, नर्मदा नदी के नीचे दक्षिण भारत, यानी नर्मदा नदी जो है उत्तर और दक्षिण भारत का विभाजन करता है। एक बात और, इसका लंबाई जो है 1300 के आसपास है, 1300 किलोमीटर। अब आप लोग को आएगा क्या? सब नदी बह रहा था किधर की ओर? पूरब की ओर, लेकिन यह किधर की ओर बह रहा है? पश्चिम की ओर। तो आपसे प्रश्न आएगा पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो आपको ध्यान रखना कि पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी, तो वह फिर कौन हो जाएगा? नर्मदा हो जाएगा। क्योंकि सब नदी इधर की ओर बह रहा तब तो लंबा लंबा है, लेकिन पश्चिम की ओर बहने वाला नदी में से सबसे लंबा नदी कौन है? नर्मदा है। हाँ, एक बात और देखो, इसी के समानांतर खास करके इसमें एगो प्रश्न और आता है कि नर्मदा नदी का अधिकांश भाग बहता है ऑप्शन ए गुजरात में, फिर महाराष्ट्र में, फिर आप लोग का मध्य प्रदेश में, इनमें से कोई नहीं। तो खुद गेस करो कि नर्मदा नदी का अधिकांश भाग किसमें सबसे ज्यादा बहता है? एमपी में। तो इसका अधिकांश भाग बहता है एमपी में। देखो एमपी का ही एक जिला है जी, बैतूल जिला, याद है? बैतूल जिला से इसी के समानांतर एक और नदी निकलती है, उस नदी को हम लोग क्या कहते हैं? ताप्ती रिवर। आप लोग क्या आएगा कि इसी के समानांतर कौन जिला से? बैतूल जिला से। खास करके अगर आप लोग बोलेगा कौन शहर से, तो उस शहर का नाम है मुल्ताई। ये सब केवल सुन के ही ठीक करो, बाकी वन लाइनर खुद से बैठना सोचना लिखा जाएगा। याद रखना नर्मदा नदी के समानांतर मध्य प्रदेश के बैतूल जिला से मुल्ताई शहर से खास करके एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम क्या है? ताप्ती है। और यह भी
अरब सागर में ही आकर के गिर जाती है। तो इसमें देखो दोनों को सीक्वेंस रखना, बाकी सब नदी को इधर लाके गिराएंगे बंगाल की खाड़ी में, लेकिन नर्मदा और ताप्ती दो ऐसा नदी है जिसको हम अरब सागर में उधर की ओर गिराएंगे। खास करके हम बताए थे इधर की ओर गिरने वाला नदी में गंगा जो था या फिर आप लोग का ब्रह्मपुत्र था, वो डेल्टा का निर्माण कर रहा था, लेकिन हम आपको बताते चले कि नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी में प्रवाहित होता है, जिसमें तीव्र ढलान के कारण वह डेल्टा का निर्माण नहीं करता है बल्कि एस्च्यूरी बनाता है। तो आपसे प्रश्न आएगा निम्नलिखित में, नर्मदा निम्नलिखित में से अगर नर्मदा पर क्वेश्चन करेगा या ताप्ती पर क्वेश्चन करेगा तो यहां पर से ठीक करना है कि दोनों कथन कारक वाला प्रश्न जब देता है ना, तो कारण भी याद रखना रे, किस कारण से यह एस्च्यूरी बनाया, किस कारण से डेल्टा नहीं बनाया। तो इसका मेन रीजन है वही, चूंकि यह भ्रंश घाटी में प्रवाहित होता है, भ्रंश घाटी में तीव्र ढलान के कारण जो कुछ मलबा कोई ले जाकर के छोड़ता है, वहां पर समुद्र का ज्वार भाटा उसको एक बार चढ़ करके उसको जो ही मलबा गिरा हुआ रहता है उसको समेट करके लेकर चला जाता है, अतः डेल्टा का निर्माण नहीं होगा और एस्च्यूरी बनाएगा। क्लियर है? अच्छा, इसमें थोड़ा सा और इसको हटा दें। नाम ही पहले ही बता दो, हम लोग 3 4 5 को नाम लिए हैं, नाम आप लोग का क्लियर हुआ है कि नहीं? ऊपर से कौन कौन नदी था रे? पहले माही, माही नदी में क्या बता दिए कि माही नदी जो है वह किस रेखा को, कर्क रेखा को कितने बार? 2 बार काटती है। एक नदी का नाम लिए साबरमती, साबरमती आश्रम के साबरमती आश्रम हो या फिर अहमदाबाद शहर हो, उस सब किस नदी किनारे है? साबरमती नदी किनारे। फिर हमने बताया कि इधर से मैकाल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक के पहाड़ी से एक नदी निकलता है जो पश्चिम की ओर बहता है, उस नदी का नाम क्या है? नर्मदा। नर्मदा की लंबाई लगभग 1300 किलोमीटर के आसपास है, इसलिए कहा जाता है कि पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? नर्मदा है। फिर आपको क्या बताया कि नर्मदा का अधिकांश भाग जो है वो कहाँ? एमपी में बहता है। फिर आप लोग को बताए कि नर्मदा के समानांतर, नर्मदा नदी के समानांतर एमपी के कौन जिला? बैतूल जिला, खास करके कौन शहर? मुल्ताई शहर, वहां से भी एक नदी निकलती है, उस नदी को क्या कहते हैं? ताप्ती। और नर्मदा और ताप्ती नदियां जो है वह भ्रंश घाटी में प्रवाहित होता है, जिसके चलते तीव्र ढलान के कारण वहां पर तीव्र ढलान के कारण वह डेल्टा का निर्माण नहीं करता है, बल्कि ये किसका निर्माण करती है? एस्च्यूरी का निर्माण करती है। ये ध्यान में आएगा कि नहीं? एक बात और, ये निकला है कौन पर्वत श्रेणी से? मैकाल। लेकिन ताप्ती मैकाल से नहीं, ताप्ती निकला सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से। तदनु पर्वत श्रेणी के एकदम ध्यान रखना है। नर्मदा निकला है कौन पर्वत श्रेणी से? मैकाल पर्वत श्रेणी से। लेकिन ताप्ती निकला कहां से? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से। क्या ये नर्मदा और ताप्ती वाला बात क्लियर हो गया? चलो अब इसके बाद थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, केवल अभी सुनो ना, हम पहले बोल दिए कि प्रायद्वीपीय भारत की नदी में थोड़ा सा लोड बढ़ जाता है, क्योंकि नाम भी आप लोग का ठीक ठाक करना होगा। अब इसको थोड़ा सा इसको हटाइए देते हैं, साफ हो जाएगा। चलो पहले सुनना, देखिए इधर से भी हम लोग 4 गो नदी का नाम लेंगे। खास करके यहाँ जो चिल्का झील आप लोग बनाते हो, ये उड़ीसा के आसपास में, ऊपर से एक नदी इधर से आकर के मिलती है। अच्छा याद करो, जब पर्वत श्रेणी हम लोग पढ़ा रहे थे, वहां पर यहाँ से लंबा एक पर्वत श्रेणी था, वो पर्वत श्रेणी का नाम क्या था? पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी, जिसको सह्याद्री कह रहे थे जी। अब इधर से क्या करना है कि 3 गो नदी अभी विशेष रूप से पढ़ना है। यहाँ से एक नदी इस प्रकार से निकल करके इधर की ओर आती है, फिर एक नदी इधर से निकल कर इधर की ओर आती है, एक और नदी इधर से निकल करके इधर की ओर आती है। लेकिन सब नदी बह रहा है, वो देखो पूरब से पश्चिम की पश्चिम से पूरब, पश्चिम से पूरब बह रहा है। क्लियर है? सब के नाम में जो आप इधर से देख रहे हो कि जो चिल्का झील के आसपास में आकर के इधर गिरेगा बंगाल खाड़ी में, इस नदी का नाम है क्या? महानदी। इसका नाम क्या है जी? महानदी है। हाँ, इसके बाद ये जो हम देख रहे हैं महानदी के बाद ये जो हम लोग देख रहे हैं, खास करके ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी से या सह्याद्री पर्वत श्रेणी से निकलने वाला यह एक नदी, इसका नाम क्या है? गोदावरी है। गोदावरी के बाद अगला जो है वो क्या है? कृष्णा है। और कृष्णा के बाद एक कौन है? कावेरी है। क्या 4 नदी और याद रखना है? यहाँ पर आके मिल रहा है महानदी, एक और, उसके बाद कौन है? गोदावरी, उसके बाद कौन है? कृष्णा, उसके बाद कौन है? अब इसका मेन है डिटेल क्या? इसका सहायक नदी इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग बात करते हैं गोदावरी का, तो गोदावरी में खास करके गोदावरी पर एक प्रश्न इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है, कारण कि जैसे तुम लोग को मान्यता प्राप्त है उत्तर भारत में गंगा का पवित्रता के लिए, वैसे ही मान्यता प्राप्त है दक्षिण भारत में गोदावरी का पवित्रता के लिए। काहे इसको मान्यता दिया गया है? तुम लोग एगो मेला का नाम सुना होगा, कौन मेला? कुंभ मेला।
चूंकि जिस जिस नदी के किनारे जौन जौन क्षेत्र में कुंभ मेला लगता है, समझो वह पवित्रता के माने सनातन धर्म के हिसाब किताब से बेहद ही पवित्र माना जाता है। तो आपको याद होगा कि कुंभ मेला जहां भी लगता है उसमें अधिकांश भाग तो गंगा का ही तटीय क्षेत्र है, लेकिन एक याद होगा नासिक। आप लोग को पता होगा कि कुंभ मेला नासिक में भी लगता है, और नासिक जो है वो गंगा के किनारे नहीं है, बल्कि नासिक किसके किनारे है? गोदावरी नदी के किनारे है। इसलिए आपको कहना है कि जो पवित्रता का स्थान गंगा को प्राप्त है वही पवित्रता का स्थान गोदावरी को भी प्राप्त है। इसलिए प्रश्न आपसे बनाएगा, दक्षिण भारत का गंगा किसे कहा जाता है? अब क्लियर हो गया कि दक्षिण में जो वैल्यू उत्तर में गंगा का है वही वैल्यू दक्षिण में गोदावरी का है। इसलिए दक्षिण भारत का गंगा हम किसको कहेंगे? गोदावरी को कहेंगे। क्लियर है? बात गोदावरी में आएगा कि इसमें तीन तरह के गंगा पर प्रश्न अगर आया तो इसमें दो तीन तरह की बात आता है। वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है? तो गंगा को नहीं, वृद्ध गंगा भी किसको? गोदावरी को। दक्षिण भारत की गंगा किसे? गोदावरी को। लेकिन एक बात और सुन लो, अगर उसके आगे लग जाए उपयोगिता, आगे क्या लगा देंगे? उपयोगिता, की उपयोगिता के आधार पर दक्षिण भारत का गंगा किसे कहते हैं? तब फिर गोदावरी नहीं होगा, आंसर कावेरी होगा। देखो हम लोग उत्तर भारत में क्या है कि गोदावरी पवित्रता के दृष्टिकोण से भी रोचक है, और इसका इस्तेमाल भी चूंकि सिंचाई वगैरह चाहे कोई और काम में हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उपयोगिता के आधार पर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, पवित्रता के आधार पर भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब साउथ में जाओगे तो यहाँ पर गोदावरी नदी को पवित्रता के दृष्टिकोण से तो सही है, लेकिन अगर उपयोगिता के आधार पर लेता है तो विभिन्न प्रकार के ऊंचे ऊंचे बांध हो गया, चाहे परियोजना होगा, ज्यादातर तुमको मिलेगा किस पर? कावेरी पर। इसलिए उपयोगिता के आधार पर दक्षिण भारत का गंगा गोदावरी को नहीं बल्कि किसको कहा जाता है? कावेरी को कहा जाता है। और इसी में आप लोग को एक बात और भी सुलझाया हुआ होगा कि कावेरी नदी में पूरा ऊंचा ऊंचा बांध है, तरह तरह के इसमें परियोजना है, और यह चूंकि इधर से कर्नाटक है, इधर से तमिलनाडु था, तमिलनाडु में ऊंचे ऊंचे बांध हो जाने के कारण कर्नाटक सरकार इस पर नाराजगी बताता है, व्यक्त करता है कि पूरा का पूरा जल का इस्तेमाल वही लोग कर रहा है। इसलिए अभी भी उन बीच क्या चलता है? विवाद चलता है। देखो प्रश्न आएगा, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो अपने से पता चल गया कि कावेरी पर जो भी बांध बांधे गए हैं उसमें दो राज्यों के बीच तनाव है। एक राज्य कौन है? तमिलनाडु। एक राज्य कौन है? कर्नाटक। इसलिए कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच? तो आप लोग का हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु। खैर उस सब विवाद वाला बात, उस सब तो करंट में आप लोग को ध्यान देना होगा। ये बताओ, दक्षिण भारत का गंगा से रिलेटेड आप लोग को ये तीनों सवाल ध्यान में रखना चाहिए। कभी भी आएगा दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? कहना किसको? गोदावरी को। फिर कहेगा वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी को। लेकिन उपयोगिता के आधार पर दक्षिण भारत का गंगा किसे कहा जाता है? तो फिर राइट आंसर कौन होगा? कावेरी को। यहां तक आप लोग का लगता है सही है। मेन रूप से इसका भी दो तीन गो सहायक नदी का नाम सुन लो, ज्यादा नहीं। अगर हम गोदावरी का बात करें तो इधर से तीन गो नदी इसमें आकर के मिलता है, तीन नदी याद रहेगा, जिसमें एक का नाम है इंद्रावती, एक है इंद्रावती, एक का नाम है वेन गंगा, और एक का नाम है पेन गंगा। याद रहेगा तीनों नाम, एक का नाम है इंद्रावती, बेन गंगा, पेन गंगा। अच्छा ये बताओ, इंद्रावती, वेन गंगा, पेन गंगा, इस सब गोदावरी का दायां सहायक नदी की बायां? बायां हो जाएगा, कारण कि इधर की ओर नदी बह रहा है रे, इस पर तुम पेट भर लेट जाओगे तो तुमको बायां हाथ ऊपर की ओर हो जाएगा। इसलिए आपको कहना कि पैन गंगा, वैन गंगा, इंद्रावती ये सब गोदावरी का बायां सहायक नदी है। क्लियर है? इधर से भी एक नदी और है जो इसमें जाकर के मिलता है, इस नदी का नाम है मंजीरा। याद आएगा? अब आएगा मंजीरा गोदावरी का बायां सहायक नदी की दायां सहायक नदी? दायां सहायक नदी। तो ये ज्यादा दुअरुआ हो जाता है, आपसे प्रश्न उसमें लगा हुआ रहेगा। गोदावरी का दायां सहायक नदी है, चारों ऑप्शन रहेगा, पैन गंगा, वैन गंगा, इंद्रावती, मंजीरा। तो अपने से ध्यान लगाना कि भैया इंद्रावती, वैन गंगा, पैन गंगा ये सब बायां सहायक नदी है, मंजीरा इधर से जाकर मिला था, अतः यह दायां सहायक नदी है। क्लियर हो गया? उसी प्रकार कृष्णा का भी दूसरा सहायक नदी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इधर से एक नदी आकर के मिलती है और इधर से भी एक नदी आकर के मिलती है। इधर से आकर के मिलने वाली नदी इसका नाम है भीमा। इसका नाम क्या है? भीमा। जो इधर से जाकर के इसमें मिला है इसका नाम है तुंगभद्रा। इसका नाम क्या है जी? तुंगभद्रा। तो दुल्हन याद रखना, इधर उधर इसका मतलब भीमा जो है कृष्णा का बायां सहायक नदी है, जबकि तुंगभद्रा जो है वह कृष्णा का दायां सहायक नदी है। क्लियर हो रहा? एक बात और, कभी कभी ये भी आता है कृष्णा का सबसे लंबा सहायक नदी,
तब भीमा नहीं रे, बल्कि कृष्णा का सबसे लंबा अगर कर देगा तो सबसे लंबा सहायक नदी कौन सा है? ये तुंगभद्रा है, जो शुरुआत में पश्चिमी घाट से निकलता है दो अलग अलग नदी का नाम से। एक नदी का नाम है तुंग और एक नदी का नाम है भद्रा, लेकिन जब दोनों मिल जाता है ना तो आगे से उसका संयुक्त धारा क्या कहलाता है? तुंगभद्रा। इस स्टेप को क्लियर रखना, जब एकदम ज्यादा हाई लेवल का एग्जाम में बैठेगा ना तो ओकरो भी और तोड़ेगा। ये तो ये बेसिक बात बता रहे हैं, फिर इसका डिटेल एक दिन और क्लास लेंगे तो आप लोग का नदी ठीक हो जाएगा। तो खैर इतना छोड़िए, यह कृष्णा का दो सहायक नदी हो गया। ऊपर से आकर मिला इसका नाम भीमा, नीचे से जाकर मिला इसका नाम तुंगभद्रा, इसलिए तुंगभद्रा कृष्णा का दायां सहायक नदी, भीमा कृष्णा का बायां सहायक नदी। एक बात आओ, ये जो कावेरी देख रहा अभी हम बताए थे, कावेरी पर ऊंचे ऊंचे बांध है, इस कारण से कावेरी जल विवाद है किसके किसके बीच? तो हाँ, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। इसमें भी दो नदी इसका सहायक इंपोर्टेंट है। ऊपर से एक नदी आती है रे, इसका नाम है हेमवती। इसका नाम क्या है? हेमवती। और नीचे से एक नदी जाती है, इसका नाम है अमरावती। क्या दोनों नाम याद रहेगा कि नहीं? तो अमरावती कावेरी का दक्षिण दायां सहायक नदी है, जबकि हेमवती कावेरी का बायां सहायक नदी है। इसके बाद एक दो और कर लो। जब हम लोग इधर की बात कर लेंगे तो इधर से भी साउथ में एक और नदी है जिसका नाम है क्या? पेरियार। पेरियार जो सबसे साउथ में है। आप लोग के आएगा भी कि केरल में, केरल में, इसलिए आप लोग का आएगा भारत का सबसे दक्षिण नदी कौन सा है? सब ऑप्शन लगा हुआ रहेगा, लेकिन ध्यान रखना होगा कि भारत का सबसे दक्षिण में जो नदी है उस नदी का नाम क्या है? पेरियार है। क्या ध्यान में आप लोग को आएगा? तो इतना नदी आप लोग का फिट चाहिए। एक बार फास्ट में 5 मिनट देख लो, जाना जा सकते हो जी, है ना? फास्ट में इसको देख लीजिए कौन कौन नदी का भी हम लोग नाम लिए, है ना? देखो सबसे पहले बताओ, इधर से हम एक नदी का नाम लिए थे, इसका नाम क्या था? माही था। माही में कौन सा क्वेश्चन बन रहा था कि यह कर्क रेखा को कितने बार? 2 बार कट करती है। तो जब 2 बार आया तो अपने मन से सोचना और एक लाइन में लिखना, उसी में स्टार लगा के एक्स्ट्रा नोट्स बना लेना कि लिम्पोपो नदी किसको? मकर रेखा को 2 बार काटती है। कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। क्या 2 बार काटे वाला प्रश्न की जगह हो जाएगा? फिर कहना इधर से एक नदी आया है, इस नदी का नाम क्या है? साबरमती। और साबरमती में क्या इंपॉर्टेंट हो गया? यहाँ लिख देना माही और यहाँ हो जाएगा क्या? साबरमती। साबरमती से क्या इंपॉर्टेंट है कि साबरमती नदी के किनारे ही एक कौन सा नदी? गुजरात का महत्वपूर्ण शहर अहमदाबाद स्थित है। गांधी जी का नाम एक आश्रम से जुड़ा हुआ था, साबरमती आश्रम से। तो साबरमती आश्रम कहीं और नहीं है, साबरमती नदी के किनारे ही अवस्थित है। क्या यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद आपको इधर से हम बोले थे कि एक नदी आया था जो मैकाल से निकला था, और उस नदी का नाम क्या था? नर्मदा। जैसी नर्मदा आया तो अपने मन से 3-4 लाइन लिखने का प्रयास करो कि यह नदी कहाँ से? मैकाल पर्वत श्रेणी से निकलती है। यह नदी अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती है। क्लियर है? और अमरकंटक जब आया तो वहां फिर एक स्टॉपेज लगाओ, कहो अमरकंटक के पहाड़ी से 2 नदी निकलती है, एक पश्चिम की ओर बहती है और दूसरा उत्तर की ओर बहती है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी नर्मदा, जबकि उत्तर की ओर बहने वाली नदी सोन। सोन में कहां पर जी? दानापुर के पास जाकर के मिल जाती है। क्या इतना सोच रहा है? बढ़िया है। अब जब नर्मदा चूंकि यहाँ पढ़े तो नर्मदा में जितना बांध जानते हो सब एक जगह कर दो। इसका लंबाई क्या है? 1300 किलोमीटर के आसपास। इसका अधिकांश भाग कहाँ बहता है? मध्य प्रदेश में बहता है। फिर आप लोग को इसमें बताए थे कि इसके समानांतर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से मध्य प्रदेश के कौन जिला से? बैतूल जिला से। कौन शहर से? मुल्ताई शहर से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम क्या था? ताप्ती था। यही ना जी? हाँ, लेकिन ताप्ती का लंबाई इतना नहीं है। ताप्ती का लंबाई मात्र 730 720 इतना किलोमीटर के आसपास है। इसलिए क्या चीज ऊपर है? ऊपर ये आप लोग का नीचे है। आप लोग का सतपुड़ा जब बनाया था तो क्या आया था कि मैकाल, इधर से महादेव, थोड़ा सा हल्का ऊपर है कौन? सतपुड़ा। और वही सतपुड़ा से कौन निकल रहा? ताप्ती निकल रहा है। हो सकता है। तो खैर छोड़िए, ध्यान दीजिए, यहाँ से ताप्ती आप लोग को निकाल देना है। अच्छा, ताप्ती और नर्मदा में क्या एक्स्ट्रा बात बताए कि दोनों जो है वह पश्चिम से पूरब की पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। और यह कहाँ जाकर के गिरती है? अरब सागर में। तो इसमें भी आपको बताए थे कि पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सा है? नर्मदा है। क्लियर था यहाँ पर? अब ये दोनों नदी चूंकि भ्रंश घाटी से होकर बहती है, भ्रंश घाटी के चलते आप लोग को क्या सुनाए थे कि चूंकि यह तीव्र ढलान के कारण डेल्टा का निर्माण नहीं करता है, और यह क्या बनाता है? कहना यह एस्च्यूरी बनाता है।
क्या ये नर्मदा वाला बात क्लियर हो गया कि नहीं? अब उसके बाद कहना कि भैया इसके बाद हम जानते हैं कि 4 नदी इंपॉर्टेंट है जो इस प्रकार से आएगा। खास करके चिल्का झील के आसपास से एक नदी आएगा, इस नदी का नाम क्या बताए? महानदी। इसका नाम क्या है? महानदी। और इसके बाद आप लोग को यहाँ पर से इधर पश्चिमी घाट है ना, पश्चिमी घाट से 3 नदी निकालना है। खास करके एक का नाम है गोदावरी, एक का नाम है कृष्णा और एक का नाम है कावेरी। जब हम गोदावरी का बात बोलेंगे तो इससे भी रिलेटेड जितना बात बताए एक जगह कर लो कि गोदावरी दक्षिण भारत का सबसे लंबी नदी है। गोदावरी दक्षिण भारत का सबसे लंबी नदी है। फिर आप लोग को आएगा दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को कहा जाता है। फिर क्लियर हो गया? फिर वृद्ध गंगा भी गोदावरी को ही कहा जाता है। यह कहाँ से निकलती है? पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी से या सहयाद्री से निकलती है। यहाँ तक क्लियर? फिर जैसे गोदावरी आएगा तो अपने मन से सोचो कि इसका क्या कोई सहायक नदी था? तो ऊपर से हम बताए थे एक इंद्रावती है, एक का नाम वैनगंगा है और एक का नाम पैनगंगा है। तो इंद्रावती, वैनगंगा, पैनगंगा ये तीनों इसका सहायक नदी है। फिर हम बताए थे कि इधर से भी एक सहायक नदी था, उसका नाम क्या था? मंजीरा। तो मंजीरा गोदावरी का दायां सहायक नदी है। ऊपर जो तीनों का नाम लिए वो बायां सहायक नदी था। फिर आप लोग आया था कौन? कृष्णा। कृष्णा में भी 2 नदी इंपॉर्टेंट था। खास करके ऊपर से जो आया था इसका नाम भीमा और इधर से जो गया था तुंगभद्रा। जो शुरुआत में तुंग और भद्रा अलग अलग नदी है, लेकिन जब मिल जाता है तो सम्मिलित धारा तुंगभद्रा कहलाता है। इसलिए कहलाता है कि कृष्णा नदी का सबसे लंबा सहायक नदी, तो कृष्णा नदी का सबसे लंबा सहायक नदी कौन हो जाएगा? तुंगभद्रा हो जाएगा। अच्छा, तुंगभद्रा कृष्णा का दायां सहायक नदी की बायां? ऐसे बाहर आने रे, तो इसलिए ये तुंगभद्रा जो है कृष्णा का दायां सहायक नदी है, जबकि भीमा कृष्णा का बायां सहायक नदी है। फिर एक और नदी था कौन? कावेरी। कावेरी में भी 2 नदी आकर के मिल रहा है। ऊपर से आकर मिलने वाली नदी इसका नाम है हेमवती और नीचे से जो जाके मिला इसका नाम अमरावती। इसलिए कहना कि अमरावती कावेरी का कैसा सहायक नदी है? दायां सहायक नदी और हेमवती बायां सहायक नदी। इसमें कोई विवाद था, विवाद वाला भी प्रश्न याद रखिएगा कि कावेरी नदी जल विवाद या कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच है? तमिलनाडु और कर्नाटक। उपयोगिता की दृष्टि से इसे दक्षिण भारत का क्या कहते हैं? गंगा कहते हैं। फिर नीचे एक और नदी बहा देना, इसका नाम है क्या? पेरियार, जो पूरे भारत का सबसे दक्षिणतम नदी है। यहाँ तक क्लियर रहेगा? हाँ, तो इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया। 1 से 2 क्लास और होगा, आपका नदी वाला सेक्शन से दिक्कत नहीं होगा। ठीक ना? रह दीजिए तो।